नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जी के ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है जी के MCQ सीरीज़। इस सीरीज़ का आज हम 27वां भाग यहाँ पे कवर करेंगे। इस सीरीज़ में आप जानते हैं हम पेपर में पूछे गए प्रश्नों को यहाँ पर पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करते हुए चलते हैं, जिससे आपके एक क्वेश्चन से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न होते हैं सारे आपको एक जगह पर मिल जाते हैं। आज हमारा ये इस सीरीज का 27वां पार्ट होगा। इसमें भी हम 20 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक इस सीरीज के जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनको नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है और मैं फिर से आपको बता दूं, ये सभी के सभी प्रश्न आपके कोई एसएससी के एमटीएस में पूछा गया है, कोई सीएचएसएल में पूछा गया है, कोई एनटीपीसी में पूछा गया है, कोई क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो यूके एसएससी और अदर एग्जाम में डायरेक्टली रिपीट हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। पहला प्रश्न है हमारा आज का, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए की यहाँ पर बात हो रही है। वर्तमान में भारत के एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? अजीत डोभाल हैं। ठीक है, तो ये जो पद है ये बना कब था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये पद बना था 1998 में। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है, जो भारत के एनएसए होते हैं इनको केंद्रीय मंत्री का, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, उनका दर्जा प्राप्त होता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, भारत के पहले एनएसए कौन थे? पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, उनका नाम था ब्रजेश मिश्रा। ये भी आपको याद रखना है। वर्तमान में तो अजीत डोभाल हैं, लेकिन जो पहले एनएसए थे भारत के, उनका नाम ब्रजेश मिश्रा था। अजीत डोभाल भारत के एनएसए कब बने थे? तो 2014 से ये भारत के एनएसए बने हुए हैं। ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? राज्य लोक सेवा आयोग, इसके अध्यक्ष और इसके जो बाकी के सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ये होता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति, राज्य की हम बात कर रहे हैं, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनता है या सदस्य भी बनता है, उनका कार्यकाल या तो 6 वर्षों के लिए होगा, या फिर अगर उनकी उम्र पहले 62 वर्ष को क्रॉस कर जाती है तो 62 साल की उम्र तक उनका कार्यकाल होगा। ठीक है, ये बात है राज्य लोक सेवा आयोग की। अगर हम बात करें जो संघ लोक सेवा आयोग होता है यूपीएससी, इनका कार्यकाल कितना होता है? तो यहां पर चेंज है, इसीलिए ये क्वेश्चन ज्यादा आपसे पूछा जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग में 662 होता है, संघ लोक सेवा आयोग में ये 6 और 65 होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चाहे अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो, संघ लोक सेवा आयोग में 6 वर्ष और 65 वर्ष का कार्यकाल होता है जो भी पहले हो, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग में 6 वर्ष और 62 वर्ष का होता है जो भी पहले हो। बाकी सारी समानताएं हैं। जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है इनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, इस्तीफा भी ये राज्यपाल को देते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और वही उनको वापस इस्तीफा भी देते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा, किस राजवंश ने कन्नौज यानी कान्याकुब्ज के नाम से जिसे पहले जाना जाता था को अपनी राजधानी बनाया था? देखिए, कन्नौज को लेकर के आपसे काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष भी चला था। उसकी पूरी स्टोरी मैं आपको यहां पर बिल्कुल टू द पॉइंट बताऊंगा, जिससे आपका कभी भी एक भी क्वेश्चन यहां से गलत नहीं होगा। क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन बन जाता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष के दौरान कौन कौन से वंश उसमें शामिल थे, किस राजा ने किसे पराजित किया। ठीक है, तो पूरी स्टोरी को यहां पर जानेंगे। जो कन्नौज है इसको राजधानी बनाया था प्रतिहार राजवंश ने। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर यहां पर होगा। प्रतिहार राजवंश की अगर हम बात करते हैं, इस वंश का संस्थापक नाग भट्ट प्रथम था। ठीक है, प्रतिहार, इनको गुज्जर प्रतिहार वंश भी कहा जाता है। वंश का संस्थापक नाग भट्ट प्रथम था। और इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो इस वंश का ये क्वेश्चन बनता है, मिहिर भोज इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था। अब बात करेंगे त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में, जहां से आपसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। साथ साथ में नोट करते हुए जरूर चलें, आपके सारे कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहली चीज, जो ये त्रिपक्षीय संघर्ष था, हुआ क्यों था? तो ये कन्नौज को लेकर के हुआ था। ठीक है, एक फैक्ट तो आपको ये याद रखना है।
तीन वंश आपस में लड़ पड़े थे, लगभग 200 साल तक ये आपस में लड़ते रहे कन्नौज के अधिकार को लेकर के। ठीक है, कि कन्नौज पर किसका शासन होगा। कौन कौन से वंश थे, तो देखिए प्रतिहार वंश, इसके अलावा आपका जो बंगाल का पाल वंश, ठीक है, और राष्ट्रकूट वंश। तो किन किन के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष चला, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के बीच में। ठीक है, इनके बीच 200 सालों तक संघर्ष चला। तो कई सारे राजा आपस में लड़े, आपसे पूछा जाता है किसने किसे पराजित किया, तो यहां पर हम बात करेंगे। इन तीनों के बीच मुख्यतः 6 चरणों में लड़ाई होती है। पहले चरण में प्रतिहार की तरफ से जो गुज्जर प्रतिहार वंश था, इनकी तरफ से वत्सराज आते हैं। ठीक है, जो राष्ट्रकूट हैं इनकी तरफ से ध्रुव आते हैं, और पाल वंश की तरफ से धर्मपाल यहां पर युद्ध करने आते हैं। तो ये तीनों की तरफ से पहले पहले राजा थे जिन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। आपसे क्वेश्चन बनता है राष्ट्रकूट की तरफ से त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला पहला राजा कौन है, आप बताएंगे ध्रुव। पाल वंश की तरफ से कौन है, धर्मपाल। प्रतिहार की तरफ से कौन है, आपका वत्सराज। ठीक है, इस युद्ध में जो ये पहला चरण था, इस युद्ध में ध्रुव जो राष्ट्रकूट शासक है, इन दोनों को पराजित कर देता है और अपना अधिकार कर लेता है कन्नौज पर। ठीक है, दूसरा चरण होता है। दूसरे चरण में केवल पाल वंश की तरफ से धर्मपाल और प्रतिहार की तरफ से वत्सराज आपस में लड़ते हैं, कोई विजेता यहां पर नहीं होता है। ठीक है, तीसरे चरण में तीनों राजवंश आपस में फिर से लड़ते हैं, लेकिन इस बार राजा बदल जाते हैं। प्रतिहारों की तरफ से नागभट्ट द्वितीय आता है। ठीक है, पाल वंश की तरफ से धर्मपाल ही आता है, और राष्ट्रकूट की तरफ से गोविंद तृतीय यहां पर लड़ने आता है। इस चरण में ये जो तीसरा चरण था, जो नागभट्ट द्वितीय है प्रतिहार, ये इन दोनों को पराजित कर देता है और कन्नौज पर प्रतिहार वंश स्थापित हो जाता है। ठीक है, चौथा चरण होता है। चौथे चरण में जो राष्ट्रकूट शासक है गोविंद तृतीय, ये आता है और ये अपना पूरा अधिकार कर लेता है। मालवा का जो इलाका है, कन्नौज का जो इलाका है, इन सब जगह पर गोविंद तृतीय जीत जाता है राष्ट्रकूट शासक। लेकिन फिर इसी के राज्य में विद्रोह हो जाता है और इसे वापस जाना पड़ता है। पांचवा चरण चलता है। पांचवें चरण में प्रतिहार की तरफ से रामभद्र हिस्सा लेते हैं, राष्ट्रकूट की तरफ से अमोघ वर्ष हिस्सा लेते हैं, और पाल वंश की तरफ से देवपाल यहां पर हिस्सा लेते हैं। इस युद्ध में भी कोई नहीं जीतता, अनिर्णित ये युद्ध होता है। फिर आता है अंतिम चरण, छठवां चरण, जिसमें प्रतिहार की तरफ से मिहिर भोज आता है। ठीक है, पाल वंश की तरफ से देवपाल आता है, और राष्ट्रकूट की तरफ से कृष्ण द्वितीय आता है। मिहिर भोज प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी राजा था, वो इन दोनों को पराजित कर देता है और कन्नौज को प्रतिहार वंश की राजधानी बना देता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपसे क्वेश्चन बनता है कि नागभट्ट द्वितीय ने किसको पराजित किया, तो आप देखेंगे तीसरे चरण में उसने गोविंद तृतीय और धर्मपाल को पराजित किया। तो ऐसे ही आपसे बनता है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, पूरी स्टोरी मैंने आपको 6 के 6 चरणों के युद्धों के बारे में यहां पर बताई। चलिए, तो यहां पर आंसर क्या होगा इसका, प्रतिहार राजवंश ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, भारत में नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम किस वर्ष शुरू किया गया था। हिंदी में कहें, काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू किया गया भारत में। सबसे पहले इस कार्यक्रम को 1977-78 में शुरू किया गया था। ठीक है, लेकिन 1980 में इस कार्यक्रम को बंद कर दिया जाता है और इस कार्यक्रम को नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, काम के बदले अनाज कार्यक्रम, इसे दोबारा से शुरू करते हैं 2004 में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। एसएससी सीपीओ के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि वर्क फ्रॉम, जो ये फूड फॉर वर्क प्रोग्राम है, कब शुरू हुआ, काम के बदले अनाज, 2004 से। और यूके एसएससी भी इस क्वेश्चन को पूछ चुका है, तब यूके एसएससी ने जो पिछला वाला प्रोग्राम था उसके बारे में पूछा था। तो दोनों आपको याद रखने हैं। सबसे पहले 1977-78 में हुआ, 80 में बंद हो गया, 4 में दोबारा शुरू हुआ। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत एक संवैधानिक पद है। संवैधानिक पद वो होता है जिसके बारे में जानकारी संविधान में है, यानी कि जिस पद की व्यवस्था संविधान में की गई है। जैसे आप जानते हैं राष्ट्रपति का पद संविधान के आर्टिकल 52 में है, तो राष्ट्रपति का पद क्या है, संवैधानिक है। ठीक है, इसी प्रकार जो आर्टिकल 76 है, ये हमें भारत के महान्यायवादी के बारे में बताता है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। महान्यायवादी, इनको लेकर
लेकर भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। भारत का अटॉर्नी जनरल भारत के ये सबसे बड़े कानूनी अधिकारी होते हैं, यानी भारत सरकार के सबसे बड़े विधि अधिकारी, कानूनी अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इनकी योग्यता कि कौन व्यक्ति महान्यायवादी के पद पर जा सकता है, उसकी योग्यता होती है, जो योग्यता सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की होती है वही योग्यता इनकी होती है। एक और चीज भारत के महान्यायवादी से आपसे पूछा जाता है कि इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो एक चीज को याद रखना, भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल निश्चित नहीं है, ये राष्ट्रपति की इच्छा पर डिपेंड करता है, ये जब तक अपने पद पर रहेंगे। ठीक है, कब तक रहेंगे? राष्ट्रपति की इच्छा पर डिपेंड करता है। तो ये क्वेश्चन को ध्यान रखना। कई बार ऐसा होता है आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, और ये क्वेश्चन उत्तराखंड में पूछा गया था एक बार कि न्यायवादी का जो कार्यकाल होता है कितना होता है, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का, और ऑप्शन डी था इनमें से कोई नहीं, यह निश्चित नहीं है। तो सही आंसर होगा निश्चित नहीं है। ठीक है, चलिए। जिस प्रकार भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी भारत के महान्यायवादी होते हैं, इसी प्रकार राज्य सरकारों के जो प्रथम आपके विधि अधिकारी होते हैं वो होते हैं राज्य के अधिवक्ता। जो राज्य के महाधिवक्ता होते हैं, भारत के महाधिवक्ता नहीं, जो राज्य के महाधिवक्ता होते हैं, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, वो राज्यों के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। भारत के महान्यायवादी के बारे में आर्टिकल 76 में बताया है और राज्यों के महाधिवक्ता के बारे में आर्टिकल 165 में बताया गया है। दोनों आपको याद रखने हैं। जो ये भारत के महाधिवक्ता होते हैं, सॉलिसिटर जनरल, ये महान्यायवादी जो होते हैं इनके सहयोगी के रूप में काम करते हैं। चलिए, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद एक जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित है? जीएसटी परिषद को लेकर आपसे 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा आने वाले टाइम पर, क्योंकि यहाँ से आपके काफ़ी सारे अच्छे क्वेश्चन आपके बनते हैं। और ये क्वेश्चन आपका एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया था। आप देख सकते हैं इतना टफ क्वेश्चन और कहां पर पूछा गया था। तो इसका सही आंसर होगा जो जीएसटी परिषद है इसकी स्थापना आर्टिकल 279A के तहत की जाती है। ये आपको याद रखनी है। भारत में जो भी जीएसटी परिषद है इसका गठन 12 दिसंबर 2016 में किया गया था, आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन आपसे बहुत बार रिपीट होता है इसी से मिलता जुलता कि जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होता है। तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष भारत सरकार में जो वित्त मंत्री होते हैं वो होते हैं। तो वर्तमान में जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन है? निर्मला सीतारमण। ठीक है, एक तो आपको ये याद रखना है। दूसरा, ये जो जीएसटी परिषद होती है इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें कुल 33 सदस्य होते हैं। नंबर भी आपको याद रखना है। एक, इसमें जो भारत के वित्त मंत्री होते हैं वो होते हैं। दूसरा, जो भारत सरकार में जो केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री होते हैं, एक तो वित्त मंत्री होंगे, एक होंगे राज्य वित्त मंत्री, ये होते हैं। ठीक है, 2 ये हो गए। जो आपके 28 राज्य हैं, हर राज्य का एक वित्त मंत्री होता है, वो इसमें शामिल होते हैं। 3 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, इनके वित्त मंत्री भी इसमें शामिल होंगे। टोटल अगर आप करेंगे तो 33 सदस्यों से बनी होती है जीएसटी काउंसिल या जीएसटी परिषद। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। दुनिया में सबसे पहले जीएसटी को लागू करने वाला देश कौन है? तो वो है फ्रांस। फ्रांस ने 1954 में जीएसटी को लागू कर दिया था। भारत में जीएसटी लागू करने की सिफारिश किस समिति ने करी थी? क्वेश्चन बनते हैं, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं जो मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पर बता रहा हूं। तो भारत में जीएसटी लागू करने की सिफारिश विजय केलकर समिति ने करी थी। एक लास्ट क्वेश्चन जो आपका यहाँ से बन सकता है, जो जीएसटी नंबर दिया जाता है अलग अलग कंपनीज को, अलग अलग जो आपके इंडस्ट्रीज होती हैं, जीएसटी नंबर कितने डिजिट का होता है? तो इसमें आपकी कुल 15 डिजिट होती हैं। पूछा जा सकता है, जैसे आधार कार्ड नंबर जो होता है वो 12 डिजिट का होता है, ये 15 डिजिट का होता है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किस वर्ष बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था? देखिए, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन एग्जामिनर ने क्या किया, इसका पैटर्न बदल दिया। अभी तक आपसे क्वेश्चन बनता था कि बॉम्बे यानी कि महाराष्ट्र और गुजरात का गठन कब किया गया, राज्यों का पूछता था। अब उसने क्वेश्चन बना दिया बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? ये पारित हुआ 1960 में। आप सभी जानते हैं 1960 में ही 2 नए राज्य बनाए जाते हैं, महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, तो यही था जो अधिनियम आया था जिसके तहत ये 2 नए राज्य बनाए गए थे। इसी अधिनियम को बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम कहा गया था। कब आया था? 1960 में।
जैसे अभी तक आपसे क्वेश्चन बनता है उत्तराखंड का गठन कब हुआ, आप बताते हैं 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड का गठन हुआ। अगर आपसे पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था, आप सीधा बताएंगे 2000 में यह पारित हुआ था। तो वही प्रश्न है 1960। नेक्स्ट है हमारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI, फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। किस मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक प्राधिकरण है? जो UIDAI है ये आपका जो इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है इसके अंतर्गत काम करता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर यहां पर होगा। फुल फॉर्म पूछी जाती है तो UIDAI की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, यूनियन, ठीक है, यूनिक, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, या आई है लास्ट में, तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है। चलिए, निम्न में से किसने लंदन में विलियम हर्ट कर्जन वाइली की हत्या करी थी? ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट ऐसा बनता है कि जो कर्जन वाइली था इसकी हत्या लंदन में जाकर किसने करी थी? सही आंसर है मदन लाल ढींगरा के द्वारा इसकी हत्या करी गई थी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ये कर्जन वाइली था कौन? देखिए, इसकी हत्या मदन लाल ढींगरा ने 1909 में करी थी। हालांकि 1909 में ही फिर इनको ऊपर केस चला और इनको फांसी दे दी गई थी लंदन में ही। 1909 में जो ये कर्जन वाइली है, जो उस समय भारत सचिव था, जो लंदन में बैठता था, उसका ये सलाहकार था। तो इसकी गोली मारकर हत्या करी थी लंदन में मदन लाल ढींगरा ने। किस वर्ष करी थी? 1909 में, ठीक है, ये आपको याद रखना है कब करी? 1909। क्वेश्चन बनता है, याद रखेंगे। कर्नल जो ये कर्जन वाइली है, हत्या किसने करी? मदन लाल ढींगरा। इनके ऊपर जो मदन लाल ढींगरा है 1992 में भारत सरकार के द्वारा एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। नेक्स्ट है हमारा अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल के दौरान गयासुद्दीन तुगलक कहाँ का गवर्नर था? देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत पे शासन किया 1296 से लेकर 1316 तक, ठीक है, और 1320 में आप जानते हैं जो गयासुद्दीन तुगलक था इसने तुगलक वंश की स्थापना कर दी थी। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर गवर्नर था, राज्यपाल था। किस जगह का? ये पंजाब का राज्यपाल था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन बनते हैं तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा ब्रिटिशों के साथ अलीनगर की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? देखिए, अंग्रेज़ों के साथ अलीनगर की संधि, जब मैंने आपको आधुनिक भारत के हमने नोट्स करे थे वहाँ पर भी बोला था कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। SSC CGL के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में। अलीनगर की संधि अंग्रेज़ों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में होती है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ये संधि आपकी कब होती है? तो अलीनगर की संधि आपकी 9 फरवरी 1757 में होती है, ठीक है। किस किस के बीच? अंग्रेज़ों के बीच और बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला के बीच होती है। ये संधि क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसके बाद जाके, ये तो 9 फरवरी 1757 में हुई, इसके बाद इसी साल 23 जून को 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है प्लासी का युद्ध। अंग्रेज उस युद्ध का कारण इसी संधि का उल्लंघन बताते हैं। अंग्रेज कहते हैं कि जो नवाब है उसने इस अलीनगर की संधि का उल्लंघन किया, जिसकी वजह से अब हमें युद्ध लड़ना ही होगा। तो अंग्रेजों ने प्लासी का युद्ध किस संधि के उल्लंघन के कारण लड़ा? एक कारण दिया उन्होंने, ये कहा जाता है अलीनगर की संधि, ठीक है। कब हुई थी संधि? 9 फरवरी 1757 को सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव यानी अंग्रेजों के बीच हुई थी। चलिए, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? यह जो मीनाक्षी मंदिर है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर आपके तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर होगा और ये क्वेश्चन भी हजारों बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जूनागढ़ शिलालेख निम्न में से किस भाषा का पहला शिलालेख माना जाता है? जो जूनागढ़ शिलालेख है ये आपका संस्कृत भाषा का पहला शिलालेख माना जाता है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। किसका शिलालेख है? शक राजा था एक जिसका नाम था रुद्रदामन, ठीक है। तो रुद्रदमन का ये शिलालेख है और ये संस्कृत भाषा का पहला शिलालेख माना जाता है। इस शिलालेख से पहले जितने भी शिलालेख थे वो सभी के सभी प्राकृत भाषा में थे, ठीक है। मैक्सिमम आपके कह सकते हैं कि प्राकृत भाषा में होते थे। संस्कृत का पहला शिलालेख
कौन सा था? जूनागढ़ शिलालेख, जिसे गिरनार शिलालेख के नाम से भी जानते हैं। ये फैक्ट आपका जो ये फैक्ट है कि इससे पहले के जितने भी मैक्सिमम थे वो प्राकृत भाषा में थे, इस तथ्य को भी मजबूत करता है। जो कालसी का अभिलेख है सम्राट अशोक का, उस पर डाउट होता है, कहीं पर बोला गया है वो पाली में है, कहीं पर बोला गया है वो प्राकृत में है, लेकिन जो वहां पर बोर्ड लगा है उसमें भी साफ लिखा है वो प्राकृत में है। कई सारी महत्वपूर्ण किताबों में लिखा है प्राकृत में है। इस तथ्य को भी आपको ध्यान रखना है कि इस अभिलेख से पहले के जितने भी थे मैक्सिमम सब प्राकृत में ही होते थे। तो आपको मैंने हर बार कहा है, कालसी के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा, आप पहला रेफरेंस हमेशा प्राकृत भाषा को ही देंगे। ठीक है, वापस आते हैं प्रश्न पे। ये जूनागढ़ शिलालेख किसका है? शक राजा रुद्रदमन का शिलालेख है। शक राजाओं में सबसे प्रतापी राजा अगर कोई था तो ये रुद्रदमन था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। शक राजा भारत में खुद को क्या कहते थे? तो शक राजा खुद को क्षत्रप कहते थे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्षत्रप शक राजा खुद को कहते थे। गवर्नर जनरल डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी 2019 में पूछा गया था। ठीक है, कि डलहौजी ने किस राज्य को चेरी नाम कहा था। एनटीपीसी 2019 के अलावा ये एमटीएस के एग्जाम में भी रिपीट हुआ 2020 में। सही आंसर है यहाँ पर अवध साम्राज्य। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। देखिए 1851 में भारत का गवर्नर जनरल कौन है? डलहौजी है, और ये एक स्टेटमेंट देता है कि अवध साम्राज्य हमारे लिए एक चेरी के समान है। ठीक है, जो कभी ना कभी हमारे मुंह में जरूर गिरेगा। तो ये स्टेटमेंट किसके लिए था? अवध साम्राज्य के लिए। कब दिया? 1851 में। इसके बाद 1856 में जब ये हड़प नीति लेकर आता है डलहौजी, अवध साम्राज्य के ऊपर ये कुशासन का आरोप लगाता है और अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेता है। कब? 1856 में। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अवध की बात करते हैं। अवध को लेकर आपसे क्वेश्चन बनता है, अवध साम्राज्य का संस्थापक कौन था या पहला नवाब कौन था? तो अवध साम्राज्य का जो पहला नवाब था, स्वतंत्र नवाब था, इसका नाम था शहादत खान। ठीक है, 1722 में ये स्वतंत्र अवध की स्थापना करता है। 1722 से लेके 1739 तक ये अवध का पहला नवाब रहता है। इसको लेकर आपसे एक फैक्ट और बनता है, ये जो शहादत खान था, इसी ने जो ईरान का शासक था नादिर शाह, जिसने 1739 में भारत पर दिल्ली पर आक्रमण किया, इसको निमंत्रण देने का काम भी कौन करता है? यही शहादत खान करता है। ठीक है, पहला नवाब हमने देख लिया। अवध का अंतिम नवाब कौन था जिससे डलहौजी ने अवध साम्राज्य छीन लिया था? उसका नाम था वाजिद अली शाह। ठीक है, तो अवध का पहला नवाब, अवध का अंतिम नवाब आपको याद रखना है, कौन था? वाजिद अली शाह। जब 1857 में जब विद्रोह होता है, क्रांति होती है 1857 में, उस समय लखनऊ में क्रांति का नेतृत्व कौन करते हैं? तो ये जो अवध साम्राज्य है, इसका जो आखिरी शासक था वाजिद अली शाह, इसी की पत्नी बेगम हजरत महल लखनऊ में क्रांति का नेतृत्व करती है। चलिए, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? ये क्वेश्चन भी आपके सीजीएल में पूछा गया है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके अलग अलग एग्जामों में रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, देखिए भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, मदुरई को कहते हैं, या इसे मदुरई भी कहते हैं, मदुरै भी कहते हैं। ये आपके तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है मदुरै? आपका तमिलनाडु में स्थित है। इसकी तुलना ग्रीस में जो एथेंस है इसके साथ की जाती है। क्यों की जाती है? इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला, इसके अंदर जो मीनाक्षी मंदिर अभी हमने ऊपर देखा था ना, मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है, तो इसी मदुरई में है। तो ये मीनाक्षी मंदिर शहर के अंदर कहीं से भी आप कहीं पर भी देख रहे हो, ये मीनाक्षी मंदिर आप देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक इमारत ग्रीक पैंथियन करके एथेंस में है। आप पूरे शहर में कहीं भी खड़े हो आप उस इमारत को देख सकते हैं। ठीक है, एक रीज़न तो ये है। दूसरा, इस शहर के अंदर जो सड़कें हैं वो बेसिकली केवल पैदल चलने वालों के लिए बनाई गई हैं, वाहनों के लिए वहाँ पर बाहरी इलाका ही बनाया गया है। तो जो अंदर की सड़कें हैं वो केवल पैदल चलने वालों के लिए ही उपयोगी हैं और उनके लिए ही अनुकूल हैं। ऐसा ही एथेंस में है, तो इसीलिए इनकी आपस में तुलना की जाती है। इतना डिटेल में नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी आपको क्वेश्चन याद करने के लिए इसको याद रखना है। मेघालय की किन पहाड़ियों पर मासिनराम स्थित है? तो मासिनराम आपका मेघालय में है। सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं पर होती है। पहले चेरापूंजी में होती थी, वो भी मेघालय में था, अब मासिनराम में होती है। ये आपका खासी पहाड़ियों पर स्थित है। ये क्वेश्चन एमटीएस के लेवल में पूछा गया था, तो आपको याद रखना है कि लेवल भी थोड़ा सा बढ़ रहा है और क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा कर भी पूछा जा रहा है।
नेक्स्ट है हमारा एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित एंजिल जलप्रपात है ये, और ये आपका किस देश में है, तो ये आपका वेनेजुएला में है। ठीक है, किस देश में स्थित है एंजिल जलप्रपात, वेनेजुएला में, और कैरोनी नदी के ऊपर ये बना हुआ है। नेक्स्ट है हमारा शेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। तो शेवराय की पहाड़ियाँ आपकी तमिलनाडु में स्थित हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। पहले भी मैंने आपसे कहा है कि जो आपके नेशनल पार्क हैं, जो आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, जो आपकी इंपॉर्टेंट पहाड़ियाँ हैं, और जो आपके इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन हैं, खास तौर पर नॉर्थ ईस्ट के इलाके और दक्षिण भारत के इलाके, ये सारे आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के और दक्षिण भारत के। शेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। देखिए, वर्तमान की बात हो रही है। वर्तमान में भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। जब हमारा संविधान बना था और जब लागू हुआ था तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। वर्तमान में कितनी है? 12 हैं। आपको याद रखना है। ठीक है, पहला संविधान संशोधन 1951 में होता है। इसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। 1985 में 52वां संविधान संशोधन होता है। इसके तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। 1993 में आपका जो 73वां संविधान संशोधन था वो होता है, जिसके तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। और 1993 में ही आपका 74वां संविधान संशोधन होता है, जिसके तहत आपकी 12वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। 9वीं अनुसूची का संबंध भूमि अधिग्रहण से है। 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल कानून से है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से है। और 12वीं अनुसूची नगर निकायों से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा और आज का अंतिम प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी। प्रारूप समिति, जिसे मसविदा समिति या मसौदा समिति भी कहते हैं, पांडुलेखन समिति भी इसी को कहा जाता है। इस समिति की स्थापना, इंग्लिश में इसे ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। ठीक है, प्रारूप समिति। इस समिति का जो गठन किया जाता है ये आपका 29 अगस्त 1947 में किया जाता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। इस समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो इस समिति में कुल 7 सदस्य शामिल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन बनता है, बहुत बार ये रिपीट हुआ है। कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। कौन कौन इसमें शामिल था? ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि इनमें से कौन प्रारूप समिति में शामिल था, कौन नहीं था। तो देखिए, इसमें आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, गोपाल स्वामी अयंगर थे, के.एम. मुंशी थे, सैयद मोहम्मद शादुल्ला थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, एन माधवराव थे। ठीक है, एन माधवराव को बाद में जोड़ा गया था, पहले बी.एल. मित्र थे, उनके जगह पर एन माधवराव को लाया गया। टी.टी. कृष्णमाचारी इसमें 7वें सदस्य थे। टी.टी. कृष्णमाचारी को 1948 में जोड़ा गया, जब डी.पी. खेतान का निधन हो जाता है। उनके बाद टी.टी. कृष्णमाचारी को इसमें शामिल किया जाता है। तो ये 7 सदस्य इस समिति में शामिल थे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा जीके एमसीक्यू सीरीज़ का आज हमने 27वां भाग यहाँ पे कवर किया। बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हमने अतिरिक्त तथ्यों के साथ और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ हमने इनको यहाँ पे कवर किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा और आपको एक्सप्लेनेशन कैसे लगी, एक्स्ट्रा फैक्ट आपको यहाँ से इनसे फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।